हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है कि हम लोग जानेंगे कि ये ऊष्मीय प्रसार होता है, ये ऊष्मीय प्रसार क्या है ना। और ये ऊष्मीय प्रसार के जो है कि प्रकार क्या होते हैं, इनके क्या उदाहरण होते हैं, है ना। यानी ऊष्मीय प्रसार से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, ऊष्मीय प्रसार, पहली बात कि ऊष्मीय प्रसार का मतलब ये होता है उष्मा। उष्मा का मतलब जैसे कि कोई गर्माहट, जैसे कहीं आग जल रहा है आपके बगल में, तो वहां से हमें क्या उसका आंच लगता है ना, गर्माहट, तो क्या है आपका उष्मा, है ना। तो उस गर्माहट का प्रसार, प्रसार का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, किसी चीज का प्रसार होना, फैलाव होना, जिसको प्रसार को हम क्या बोल सकते हैं, फैलाव बोल सकते हैं, है ना। तो जब उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होगा तो एक तरीके से फैलाव भी तो होगा। तो वही जो फैलाव होता है वही होता है क्या, उष्मा प्रसार, ठीक है ना। अब देखिए, इस ऊष्मीय प्रसार को अगर हम बांटे, है ना, ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार, है ना। पहली बात कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे रेलगाड़ियां जो जाती हैं रेल पटरियों पे, तो पटरियों के बीच में क्या होता है ना कि जो पटरियां होती हैं ये कुछ इस तरीके से क्या होता है कि इनके बीच में एक गैप छोड़ दिया जाता है ना। कभी सोचे आप लोग कि क्यों गैप उसको छोड़ दिया जाता है, क्यों नहीं इसको एक दूसरे में एकदम सटा के चिपका के जो है कि उसको जोड़ दिया जाता है। ये गैप इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जब दोपहर के समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा कड़ी धूप होती है तो ताप तो बढ़ता है ना। तो इस लोहे की इस पदार्थ में क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। अब जब उष्मा उत्पन्न होगा तो वो फैलेगा, यानी आगे बढ़ेगा, प्रसार होगा उसका, है ना। तो ये क्या होगा कि ये आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये पटरी सटी हुई होगी तो ये प्रसार होकर ये इस वाले में जाकर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। ऐसे ही आगे भी पटरियां जो है कि जुड़ी रहेंगी तो उसमें प्रवेश करेगा, यानी कि वो वहां पर क्या होता है कि पूरी पटरियों में प्रसारित होने लगेगा, है ना। जब फैलने लगेगा तो सारी पटरियां क्या हो जाएंगे, उनके अंदर की उष्मा बहुत अत्यधिक हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है कि इनके पिघल के क्या होता है कि फैलने का, ठीक है, आशंका हो जाता है वहां पे, है ना। ये क्या हो सकता है, फैल सकता है पिघल के। जो उस पर ट्रेन आएगी और तापमान जब अधिक हो जाएगा तो तापमान के कारण क्या होता है, वो फैलने लगेगा। इसीलिए क्या हो जाता है कि इनके बीच गैप रखा जाता है ताकि इन दोनों की उष्मा के प्रभाव एक दूसरे में प्रसारित होकर फैलकर मिलकर ज्यादा उष्मा न बना पाए, है ना। इसीलिए क्या होता है, इनके बीच को गैप कर दिया जाता है ना। ये कारण होता है। अगर जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई प्लास्टिक का बॉटल, अब उस बॉटल के अंदर कोई चीज फंस गया, मान लिया जाए कि ये ऐसे करके बॉटल का मुंह इतना होता है ऐसे करके ना, और इस बॉटल के अंदर कोई चीज अगर फंस जाए, है ना, यहाँ पर है, और वो क्या है कि इस बॉटल के मुंह से नहीं निकल पा रहा, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है। कुछ लोग तो कहेंगे कि सीधे काट देंगे इस बॉटल को, है ना। काटिए मत। उष्मा के प्रभाव से हम कैसे कर सकते हैं, तो उष्मा का प्रभाव से हम क्या कर सकते हैं कि इसके ये जो मुंह दिख रहा है इसका नहीं, इसको क्या करिए, लाइटर से या आग से इस पर क्या करिए, आंच दिखाइए। आंच दिखाएंगे तो क्या होगा कि इसका मुंह थोड़ा सा फैल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा उष्मा के कारण, है ना। जब उष्मा के कारण ये फैल जाएगा तो ये क्या हो सकता है, इस वस्तु का बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सब होता है क्या, उष्मीय प्रसार से हम क्या कर सकते हैं, कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ हानियां भी प्राप्त हो सकती हैं। तो उष्मीय प्रसार से इनको बचाते हैं और इनको निकालने के लिए हम उष्मीय प्रसार देते हैं, है ना। तो ये होता है उष्मीय प्रसार, यानी कि उष्मा का जो है कि फैलाव, उसी को प्रसार करते हैं। ये देखिए, ये होते कितने टाइप के, है ना। देखिए, ये जो होता है आपका उष्मीय प्रसार, ये होते हैं लगभग 3 प्रकार, है ना। अगर इनके देखे जाए तो प्रकार होते हैं, सबसे पहला नंबर आपका हो जाता है क्या, तो इसको बोलते हैं क्या, रेखीय प्रसार, है ना। रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं इसको, है ना, रेखीय प्रसार गुणांक। दूसरा नंबर जो होता है इसको बोलते हैं क्या, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और थर्ड नंबर आपका जो बन जाता है इसको बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। अब देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात कि ये चीजों को आपको रफ पेन पे नोट नहीं करना है, ठीक है। रफ पे आपको नोट नहीं करना है क्योंकि ये सब चीजें आपको जो बताया जा रहा है डायरेक्ट आपकी माइंड में घुसेगा, ठीक है ना। इसको रटना नहीं, एकदम याद कर लेना, है ना। कोई पूछ ले क्या उसमें प्रभाव क्या, तो आप ही बता सकते हैं। उसमें प्रसार क्या है तो आप बता सकते हैं। उष्मा जब क्या होता है, फैलता है, तो वो क्या होता है, उष्मा, उसमें प्रसार होता है। लेकिन परिभाषा बताने के लिए आप क्या बता सकते हैं, उसमें प्रसार उसे कहा जाता है जब किसी ठोस वस्तुओं को क्या किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, और उष्मा देने के कारण जब उसकी लंबाई में
या उसके आयतन में या उसके क्षेत्रफल में क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगे, यानी कि वो बढ़ने लगे या घटने लगे, तो वो क्या होता है आपका उष्मीय प्रसार होता है। यानी वहां पे हम ये कहेंगे कि ऊष्मा का प्रसार होने के कारण या तो उसका लंबाई बढ़ जाएगा, या तो उसका क्षेत्रफल ही बढ़ जाएगा, या तो उसका आयतन ही बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा आपका उष्मीय प्रसार होगा, है ना। अब देखिए आप क्या है कि ये जो उष्मीय प्रसार होता है ये तीन भागों में बांटा जाता है। एक आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है, एक आपका क्या होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, और एक आयतन प्रसार गुणांक होता है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक में क्या होता है और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या होता है ना। इनके बीच अंतर क्या क्या है। अभी आप परिभाषा क्या बोल रहे हैं कि किसी भी वस्तु को जब हम उष्मा देंगे तो क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है, और उसके आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसी के आधार पर बांटा गया है क्या, तीन प्रकार से। ध्यान दीजिए उसमें तीन चीज बोले जा रहे हैं, एक तो लंबाई, दूसरा क्या क्षेत्रफल, तीसरा क्या आयतन, है ना। तो इन तीनों चीजों में जब उस ठोस वस्तु में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, तो वो होता है आपका उसमें प्रसार। तो उन्हीं के आधार पर ये तीन प्रकार के बांटे गए। तो पहला जो होगा क्या होगा, इसमें आ जाएगा कौन, लंबाई, है ना। ध्यानपूर्वक समझिएगा, लंबाई इसमें आता है। इसमें क्या आता है, क्षेत्रीय है ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आएगा क्षेत्रफल यानी कि एरिया आएगा उसका। आयतन प्रसार गुणांक में क्या आएगा, उस वस्तु का आयतन आएगा, है ना। तो देखिए अब इसी से हम क्या कर लेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे। क्या होता है ये रेखीय प्रसार में क्या होता है, रेखीय प्रसार तब होगा जब आप किसी ठोस वस्तु को या ठोस पदार्थ को जब आप उष्मा देते हैं ना, तो उष्मा देते टाइम उसकी लंबाई में वृद्धि होने लगेगा, है ना, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो प्रसार क्या कहलाएगा, रेखीय प्रसार कहलाएगा, है ना। अब देखिए क्या होता है, ये आयतन क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। क्षेत्रीय प्रसार में क्या होता है कि जब आप किसी ठोस वस्तुओं को आप क्या करेंगे, उष्मा देंगे, ठीक है ना, तो उष्मा जब उसको मिलेगा तो उसके क्षेत्रफल में प्रसार होगा, यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ने लगेगा, तो उसको क्षेत्रीय प्रसार बोला जाता है ना। अब देखिए क्या है आयतन। तो अब हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को अगर हम उष्मा दें तो क्या होगा, उसका जो आयतन रहेगा ना, आयतन बढ़ने लगेगा, है ना। जब आयतन बढ़ने लगेगा यानी आयतन परिवर्तन होने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आयतन प्रसार हो जाएगा। इसमें कुछ निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। जब क्या होता है कि जब किसी वस्तु की लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है ना, तो वो कुछ बातों पे निर्भर करता है। वो कौन कौन सी बातें होती है, बस वो चीज आपको एकदम सिंपल में आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी वस्तु की लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्या करने पर, उष्मा देने पर, है ना। तो उसमें लंबाई में होने वाला परिवर्तन, पहली बात की लंबाई में होने वाला परिवर्तन को बताने के लिए एक चीज आता है, ये त्रिभुज जैसे डेल्टा बनाया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा, है ना। ये क्या बताता है, हमेशा परिवर्तन को बताता है, परिवर्तन को, है ना। ये चीज ध्यान दीजिए कि डेल्टा क्या होता है, परिवर्तन को दर्शाता है। तो अगर हम क्या करें कि किसी वस्तु को अगर हम ताप देंगे, उष्मा देंगे, तो क्या होगा, उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा ना। तो लंबाई में परिवर्तन जो होगा उसको हम क्या, डेल्टा एल नहीं बोल सकते हैं, डेल्टा एल, है ना। उसी तरीके से अगर किसी वस्तु के क्षेत्रफल में परिवर्तन होने लगे तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन हम डेल्टा ए नहीं बोल सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें आयतन के लिए तो डेल्टा भी तो बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये उसके आयतन में परिवर्तन, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये लंबाई में परिवर्तन, है ना। तो इसमें यही कहा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये रेखीय प्रसार गुणांक में क्या क्या चीजें बताई गई, तो आपको ये बताया गया था कि जब किसी वस्तुओं के लंबाई में क्या होता है, ताप देने पर परिवर्तन होता है, तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है ना, वो उसके प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है ना। और जो उसका ताप बढ़ाया जाता है उस ताप के भी अनुक्रमानुपाती होता है, जो ताप परिवर्तन किया जाता है, यानी तापांतर बोल सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एल है ये अनुक्रमानुपाती होगा अपने प्रारंभिक लंबाई, है ना। और जो डेल्टा एल होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है उसमें किए गए ताप के परिवर्तन, है ना। ये टी है ना, ताप परिवर्तन, ये डेल्टा टी जो होगा, डेल्टा टी इसको बोलेंगे क्या, ताप परिवर्तन, है ना, परिवर्तन। जब आप क्या करेंगे, पहले तो सामान्य ताप पर उसकी लंबाई एल रहेगी, अब क्या होगा, अब जब आप ताप में परिवर्तन करेंगे, बढ़ाएंगे उसको, तो क्या डेल्टा टी हो जाएगा। जैसे कि लंबाई में परिवर्तन करने पर डेल्टा एल बनता है, डेल्टा एल, वैसे ही ताप में परिवर्तन करेंगे तो डेल्टा टी का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें दो बातें बताई जाती हैं, एक क्या कि जो उसमें उसके लंबाई में होने वाला परिवर्तन होता है वो उसके प्रारंभिक लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उसकी जो लंबाई में परिवर्तन होती है वो क्या होता है, उसके ताप में किए जाने वाली वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता
है ना। अब जब इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो इसमें से क्या होता है, डेल्टा L इज इक्वल टू क्या मिलता है, L इंटू डेल्टा T, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती रहेगा। अब होता क्या है कि इनको जैसे ही आप चेंज करते हैं ना, चेंज करेंगे तो क्या मिलता है, तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट राशि मिलेगा। तो कांस्टेंट राशि क्या मिलेगा, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा और ये हो जाएगा डेल्टा T, L इंटू डेल्टा T। अब हम क्या करते हैं कि ये सब कुछ इंटू में L इंटू डेल्टा T को हम इधर भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू अल्फा, और इसी को हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T, है ना। तो यहां से ये आपका जो अल्फा आता है, अल्फा को ही बोला जाता है क्या, रेखीय प्रसार गुणांक। ये क्या होता है आपका, रेखीय प्रसार गुणांक, है ना। इस तरीके से ये अल्फा का क्या हो गया, रेखीय प्रसार गुणांक। ऐसे आगे जब बढ़ेंगे तो आगे आपका क्या क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल में क्या होता है कि जैसे इनमें बताया गया कि ये इसका लंबाई में होने वाला परिवर्तन अपनी लंबाई के जो कि प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके ताप में किए जाने वाले परिवर्तन में भी क्या होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसके ताप में परिवर्तन डेल्टा T का किया गया, प्रारंभिक लंबाई डेल्टा L है और इन दोनों के इसकी लंबाई के परिवर्तन क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है वह अपने प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा, है ना। और जो इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा A है, ये उसके ताप में जो परिवर्तन डेल्टा T किया जाता है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पे कि सिंपल सा काम है कि इन दोनों में ये आपको डेल्टा A कॉमन दिख रहा है, एक ही लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा A। अब यहाँ पे क्या करना है, ये अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों के, तो हम यहाँ पर A इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं। जैसे हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को बदलते हैं तो हमें एक कांस्टेंट राशि मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमें अल्फा मिला था, जिस अल्फा को हम रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं, है ना, रेखीय प्रसार गुणांक। तो वो रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला डेल्टा L अपान क्या हो जाता है, L इंटू डेल्टा T, जहां पर L क्या है, ये आपका लंबाई में परिवर्तन है, ये L जो है कि प्रारंभिक लंबाई, और ये क्या है आपका डेल्टा T, तो ताप में परिवर्तन है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें से जब इसको बराबर में चेंज करेंगे तो डेल्टा A इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका जो मिलता है उसको हम बोलते हैं बीटा, है ना। बीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये A इंटू डेल्टा T। अब क्या होता है कि A इंटू डेल्टा T को हम इधर भेज देंगे तो देखिए क्या मिलता है, तो जब भेजेंगे तो जाएगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा A अपान A इंटू डेल्टा T, यानी कि ये आपका पूरा पूरा कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा जैसे कि इसमें मिला था, है ना। तो ये जो B होता है, इसी B को कहा जाता है क्या, क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है ना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसके बाद देखिए इसके फॉर्मूले का अगर निरूपण करना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं उसका, है ना। तो ये आपका क्या है, डेल्टा V यानी आयतन में होने वाला परिवर्तन। जब आप ताप देंगे तो उसके आयतन परिवर्तन होगा, है ना। तो जब ये आयतन परिवर्तन होगा तो ये क्या होता है, उसके प्रारंभिक आयतन की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे ये सब में देख रहे हैं प्रारंभिक लंबाई के, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल के और ये प्रारंभिक आयतन के अनुक्रमानुपाती होगा, वैसे जैसे कि इन दोनों में। तो ये अनुक्रमानुपाती हो गया V के, और डेल्टा V फिर से क्या होगा ये भी बताया जाता है। दूसरी बात ये बताई गई है कि क्या है कि इसकी जो आयतन में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, उसके ताप के अंतर के, यानी कि उसका जो ताप परिवर्तन क्या जाता है पढ़ाया जाता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा T। अब इन दोनों को भी एक साथ मिलाइए, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू डेल्टा T, है ना। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको बराबर में चेंज करते हैं, बराबर में चेंज करेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अब यहाँ पर क्या मिल जाता है, गामा, और ये यहाँ पे V इंटू डेल्टा T। इनका भी अगर फॉर्मूला निकालें तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू डेल्टा V बटा के V इंटू डेल्टा T। अब ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, और ये जो आपका गामा होता है, इस गामा को क्या बोला जाता है, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, है ना। तो इस प्रकार से हम इस आयतन प्रसार गुणांक के फॉर्मूले पता कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का जो फॉर्मूला पता कर सकते हैं, और ऐसे जो है कि हम क्या कर सकते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें जो होता है इनके मात्रक क्या होंगे, इन तीनों की मात्रक क्या होंगे। तो देखिए पहली बात क्या है, ये क्या है क्षेत्रफल, ये क्या है लंबाई है ना, और ये क्या है आयतन। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो अगर ये लंबाई में परिवर्तन हो जाए या प्रारंभिक लंबाई रहे तो मात्रक तो एक ही होगा, लंबाई को मीटर में मापेंगे तो ये मीटर रहेगा। तो क्या मीटर से मीटर कट जाएगा तो नीचे डेल्टा टी बच रहा है ताप, तो ताप का क्या होता है डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये ऊपर कटेगा ही, जैसे कि यहाँ पर क्या है डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पर ये एक प्रकार की लंबाई, इसका मात्रक क्या मीटर, और यहाँ पर ये भी एक प्रकार की लंबाई, इसका मात्रक मीटर, और इनटू इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस। तो मीटर से मीटर कटेगा एक बचेगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा। और इसी को अगर हम लिखना चाहें तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिखा जा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि इन तीनों का सेम उसी तरीके से, अगर यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल के लिए तो ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा, और इसका क्या आएगा ये भी मीटर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस तो मीटर स्क्वायर का 1, और यहाँ पर क्या डिग्री सेल्सियस बचेगा 1 बटा करके 1 बटा डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या इसको डिग्री सेल्सियस का इनवर्स भी लिखा जा सकता है, इसका मात्रक सेम हो। वैसे यहाँ पर भी ये क्या मीटर क्यूब कट जाएगा, आयतन ये भी है आयतन ये भी है, बस ये क्या है परिवर्तन है और ये प्रारंभिक है, तो दोनों की मात्रक सेम। यहाँ पर भी ये क्षेत्रफल ये बस क्षेत्रफल परिवर्तन और ये प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो इन दोनों की मात्रक सेम, तो कटेंगे ऊपर नीचे, तो 1 बटा इस टी का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, तो 1 बटा डिग्री सेल्सियस तीनों में बचेगा, है ना। तो उसी डिग्री सेल्सियस को आप प्रति डिग्री सेल्सियस मात्रक बोल सकते हैं इनका, इन तीनों का, चाहे जो है कि आप ये बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स बोल सकते हैं। तो इनके मात्रक क्या होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स होते हैं, है ना। और ध्यान दीजिए कि जहां पर डेल्टा लग रहा है उसको परिवर्तन बोलेंगे, यानी कि जैसे यल है तो यल को प्रारंभिक लंबाई, और यहाँ पर डेल्टा यल को उसका लंबाई में होने वाला परिवर्तन। टी है तो टी ताप है, तो डेल्टा लग गया तो ताप में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा टी। ऐसे ए है प्रारंभिक क्षेत्रफल, इसके आगे डेल्टा लग गया तो क्षेत्रफल में होने वाला वृद्धि, है ना। अब यहाँ पर क्या है टी है ताप में होने वाला वृद्धि, है ना। अब यहाँ पर क्या है भी का मतलब क्या है आयतन है, तो ये प्रारंभिक आयतन बस भी रहेगा। तो अगर डेल्टा लग गया तो वहां पर क्या आयतन में वृद्धि या आयतन में परिवर्तन, है ना। इसी तरीके से टी है ताप में परिवर्तन, है ना। तो ये सब चीज होता है। अगर ये चीज समझ में आया होगा तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।